जय हिंद एवरीवन। तो सीरियसली ये बहुत बड़ी खुशखबरी है उन सभी फीमेल्स के लिए, उन सभी फीमेल एस्पिरेंट्स के लिए जो एक्चुअल में डिफेंस में अपना कैरियर बनाना चाहती हैं। अब डेफिनेटली कैरियर तो बन जाता है, पर सबसे बड़ा सवाल ये आता है, सर फीमेल्स के लिए परमानेंट कमीशन क्यों नहीं होता? तो फाइनली आज हम लोग इसी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। एक बहुत अच्छी अनाउंसमेंट, एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाती है यहाँ पर। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली यहाँ पे वर्डिक्ट दिया है। वर्डिक्ट क्या दिया है कि महिलाओं को मिलेगा परमानेंट कमीशन, महिलाओं को भी होगा अधिकार उनकी पेंशन का। परमानेंट कमीशन के साथ साथ पेंशन के अधिकार यहां पर दिए गए हैं। पर ये पूरी की पूरी कहानी क्या थी, ये पूरा का पूरा केस क्या था, जरा एक बार इस पे नजर डालते हैं ताकि आपको भी पता चले कि आगे चलकर जब आपको ये सेवाएं मिलेंगी तो उसके पीछे संघर्ष किसने किया है। इस पूरी कहानी को जरा समझते हैं। तो सबसे पहले ये न्यूज आप लोगों के सामने आ चुकी है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली ये वर्डिक्ट यहाँ पर दे दिया है परमानेंट कमीशन को लेकर एंड पेंशन बेनिफिट्स को लेकर वुमेन्स ऑफिसर्स के लिए। अब यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है सूर्यकांत जी, उनके साथ जस्टिस उज्जवल बुनिया जी और एन कोटेश्वर सिंह जी, ये 3 जजेस की बेंच थी जिन्होंने फाइनली ये वर्डिक्ट यहाँ पर दिया है। और काफी लंबे टाइम से इसके बारे में डिमांड चल रही थी, काफी लंबे टाइम से इसको लेकर लड़ाई चल रही थी। लड़ाई तो खैर नहीं कहेंगे, हम एक ऐसी संस्था के बारे में बात कर रहे हैं जहां पर हमें किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता नहीं था। पर क्योंकि इतने लंबे समय से अगर हम लोग देखें तो एक पुरुष प्रधान समाज हमारा रहा है। डिफेंस में जिस तरीके की प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलती हैं, जिस तरीके की सिचुएशंस में आप लोग जाते हैं, जिस तरीके के सर्कमस्टांसेस आपके आसपास पैदा होते हैं, ऐसे में फीमेल्स को एक्सेप्ट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल था। अब यहाँ पर ऐसा नहीं था कि किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन होता है, नहीं सर, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। मैं पहले ही यहाँ पर ये चीज़ बता दूँ, हालांकि शब्द जगह जगह पर डिस्क्रिमिनेशन इस्तेमाल हो रहा है, पर एक्चुअल में ऐसा है नहीं। अगर जैसा कि मैं अगर आपको बताऊं, मेरा जो अपना एक्सपीरियंस रहा है अब तक डिफेंस बैरक में रहते हुए और आसपास के माहौल को देखते हुए, मैंने कभी ये चीज़ नोटिस नहीं की कभी भी फीमेल्स के साथ इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन होता हो। हाँ, अब यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो है एक्चुअल में लीगल प्रॉब्लम, कि भाई हमने तो जो तरीका था वो ऐसा ही बनाया है। ऑफिसर्स लेवल पर जो एंट्री है वो केवल है ही शॉर्ट सर्विस पर, ठीक है। परमानेंट कमीशन यहाँ पर दिया ही नहीं जा रहा है। तो वो चीज़ें हमको समझ में आती हैं कि लीगली इसी तरीके से तैयार किया गया था। उस समय पर सोसाइटी ऐसी नहीं थी, इतने बड़े टफ रोल्स में फीमेल्स को नहीं हम लोग लेकर आ पाते थे, ठीक है। सोसाइटी भी उस लेवल पर तैयार नहीं थी, हमारे जो अपना इंस्टीट्यूशन था वो भी उस लेवल पर तैयार नहीं था, इसलिए हमको ये सब चीज़ें देखने को मिली। पर आज के टाइम पीरियड पे अगर आप लोग देखोगे तो डिफेंस फोर्सेस में महिलाओं को भी उतना ही अधिकार है जितना पुरुषों को अधिकार है। अब इस पूरी की पूरी कहानी को अगर हम लोग समझे तो परमानेंट कमीशन एंड इट्स सिग्निफिकेंस क्या होंगे। सबसे पहली चीज़ तो अगर आप लोग समझोगे, लॉन्ग टर्म कैरियर स्टेबिलिटी आपको देखने को मिलती, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ महिलाओं को यहाँ पे लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देखने को मिलती है। ये नहीं होता कि भाई लेफ्टिनेंट कर्नल या कर्नल की पोस्ट से, विंग कमांडर की पोस्ट से नॉर्मली लोग रिटायर हो रहे हैं, कैप्टन की पोस्ट से रिटायर हो रहे हैं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आप एक अच्छे खासे स्तर तक जा सकते हो, आप एक अच्छा खासा परफॉर्म कर सकते हो, आप आगे चलकर मेजर लीडरशिप रोल्स का पार्टिसिपेशन ले सकते हो। अगर आप लोग नोटिस करोगे, इस बार ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ था तो उस ऑपरेशन सिंदूर में जब आप लोगों ने प्रेस ब्रीफिंग देखी होगी तो उसमें महिलाओं के द्वारा ही लीड किया जा रहा था इस पूरे के पूरे ऑपरेशन को। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी अचीवमेंट है। अब डेफिनेटली उनसे ऊपर भी कई सारे फीमेल ऑफिसर्स भी होंगे, कई और ऑफिसर्स भी वहाँ पर होंगे, कई अदर फीमेल्स भी होंगी, पर ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है सर। पूरी दुनिया को ये हमारी तरफ से जवाब है कि हमारी महिलाएं किसी से भी कम नहीं हैं और हमारे इंस्टीट्यूशंस में किसी भी तरह की कमी नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर में तो ये चीज़ साबित हो गई, पर इसे ऑन ग्राउंड भी तो दिखाना ज़रूरी था। उसी चीज़ को समझिए, एलिजिबिलिटी फॉर द प्रमोशंस एंड लीडरशिप रोल, फिर पेंशन एंड पोस्ट रिटायरमेंट जो बेनिफिट्स होते हैं वो आपको मिल सके। अब यहाँ पर 2 ऐसी फीमेल्स हैं जिन्होंने सबसे बड़ी मेजर लड़ाई लड़ी। एक है लेफ्टिनेंट कर्नल पूजा पाल जी और दूसरी हैं विंग कमांडर सुचिता जी। ये 2 फीमेल्स थी जिन्होंने एक्चुअल में, 2 खैर फीमेल्स बोल रहा हूँ, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, 2 फीमेल जाबाज ऑफिसर्स थी जिन्होंने एक्चुअल में इस लड़ाई को आप सबके लिए लड़ा। ये लड़ाई एक्चुअल में इनकी नहीं थी, उन सभी फीमेल्स की थी जो एट प्रेजेंट सर्विंग है और उन सभी फीमेल्स के लिए जो आगे चलकर भारतीय सेनाओं का हिस्सा बनने वाली हैं।
वेल आपको इन्हें धन्यवाद कहना चाहिए। खैर इन्हीं दो केसेस की सुनवाई और इन सब का ही नतीजा था कि आपके सामने ये सब चीज़ें निकल कर आई। वेल सबसे पहले अगर शॉर्ट सर्विस कमीशन के बारे में बात कर ली जाए तो आपको पता होता है 10 से 14 साल की आपको सर्विस करने का मौका मिलता है। नॉर्मली ये 5 साल होता है, फिर 10 साल एंड आफ्टर द 10 ईयर्स 14 ईयर्स के लिए होता है। और अगर कभी जगह बचती है, सीट बचती है, लगता है कि कोई ऐसा पर्सन है जिसे आगे लाना चाहिए, तो शायद ही कोई ऐसा पर्सन है जो आगे आ पाता है। अदरवाइज केवल और केवल 10 से 14 साल तक की जो सर्विस है वो हमको देखने को यहाँ पर केवल मिलती है। दूसरी चीज क्या है, परमानेंट कमीशन जिनको अलाउ होता है उन्हीं को केवल पेंशन बेनिफिट मिल पाता है। जो अदर्स होते हैं उनको पेंशन बेनिफिट नहीं मिलता अगर आप 14 ईयर्स में बाहर आ जाते हैं तो। ठीक है, और क्या देखने को मिलता है, वुमेन ऑफिसर्स के लिए लिमिटेड एक्सेस होता है। ठीक है, लिमिटेड एक्सेस होता है, जबकि मेल ऑफिसर्स जो होंगे उनको डेफिनेटली कई सारे कोर्सेज का एक्सेस मिल जाता है। ठीक है, कई सारे कमांड्स का एक्सेस मिल जाता है ना, कई सारे और डिफरेंट रोल्स में जाने का मौका मिलता है, तो वो फीमेल्स को नहीं मिलता था। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर उसी चीज़ को क्या किया गया, खत्म करने की कोशिश की गई कि भाई यहाँ पे सभी को एक बराबर हिस्सेदारी मिल सके। वेल लिमिटेड कैरियर प्रोग्रेसिव अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर मिलेंगी। इशू फेस क्या करनी थी फीमेल्स, पहले आप वो समझो। तो फाइनली अब यहाँ पर क्या अपॉर्चुनिटीज उनके लिए ज़्यादा बढ़ेंगी। एक्सेस ऑफ द कमांड रोल एंड ट्रेनिंग कोर्सेज, ये अभी मैं आपको ऊपर बता ही रहा था, सेम वो बात यहाँ पर भी आती है कि ये एक्सेस नहीं होता। दूसरा, परफॉर्मेंस वैल्यूएशन एंड प्रमोशंस में भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों होता था, क्यों हमको ऐसा देखने को मिलता था? भाई अब यहां पर प्रॉब्लम ये आती है, ये एक तरह से देखा जाए तो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम है। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम कैसे है कि भाई जब पता है कि 14 साल के बाद इनकी सर्विस खत्म हो जाएगी तो इतने बड़े रोल्स में उनको नहीं लाया जाएगा। ऐसे पर्सन को लाओ जो आगे चलकर क्या करे, लीड करे, आगे चलकर जो परमानेंट हो, ऐसे पर्सन को इस रोल में रखो। तो वो चीज़ यहाँ पर हमको देखने को मिलती थी। दूसरी चीज़ क्या होता है कि जितने भी अलग अलग तरीके के जो कमांड रोल्स होते हैं वहां पर भी कई बार फीमेल्स का हो पाना बहुत मुश्किल होता था, इसी वजह से, है ना। ट्रेनिंग कोर्सेज का एक्सेस नहीं मिलता था कि भाई ट्रेनिंग देकर करेंगे क्या, अगर इनको 2 साल 3 साल या 4 साल के बाद रिटायर हो जाना है ना, तो परमानेंट जो पर्सन है कम से कम उसी को रखो। और क्या है, की डायरेक्शन ऑफ द सुप्रीम रोल, फाइनली यहाँ पर क्या कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, सबसे पहले ग्रांट ऑफ परमानेंट कमीशन, कि इनको परमानेंट कमीशन दिया जाएगा। पेंशनरी बेनिफिट, पेंशन के जो भी बेनिफिट होंगे वो दिए जाएंगे। ठीक है, नो वैकेंसी कैप बैरियर, यहां पर ये भी चीज बोली गई है कि भाई ऐसा नहीं है कि हमारे पास वैकेंसी नहीं तो हम क्या करें। ठीक है, आपके पास जो वैकेंसीज हैं उनमें आपको क्या करना पड़ेगा, फीमेल्स को भी लाना पड़ेगा। ठीक है, आपको उनको भी एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर आप इतनी फीमेल्स को लेकर आ रहे हो तो उनको आगे तो आने का मौका चाहिए ना। तो यहाँ पे वैकेंसी जो बैरियर होते थे, नहीं ये केवल सीट पुरुषों के लिए है, ये केवल इन्हीं के लिए है, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। और क्या है, रिलीफ अक्रॉस द फोर्सेज, भाई आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये तीनों के लिए क्या किया जाएगा, सिमिलर कंडीशन है, तीनों के लिए सिमिलर कंडीशन रखी जाएगी। तो ये चीज़, और बाकी मैंने ऑपरेशन सिंदूर वाला आपको एक एग्जांपल दिया ही, और ये वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जांपल हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज़ आती है, सर आखिर कॉन्स्टिट्यूशन कैसे हेल्प कर रहा है, आप ये समझो। सबसे पहले तो अगर हम लोग बात करें इक्वलिटी बिफोर ऑल लॉ, तो इक्वलिटी बिफोर ऑल लॉ कहता है तो यही है कि सभी को क्या एक समान अधिकार है, जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या है, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन अ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, तो भाई आर्टिकल 16 की बात हो रही है, यहाँ पर भी सेम वही बात होती है कि भाई आप यहाँ पर इक्वल अपॉर्चुनिटी तो दे ही नहीं रहे हो, किसी को बोल रहे हो परमानेंट, किसी को बोल रहे हो शॉर्ट सर्विस। ठीक है, दूसरा क्या है, सब्सटेंसिव इक्वालिटी, तो भाई यहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई क्या होना चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप यहाँ पर किसी के साथ क्या कर रहे हो, भेदभाव कर रहे हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो यहाँ पर स्पेशली बल देकर कहा है कि भाई आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसमें किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन ना देखने को मिले। ठीक है, तो ये चीज़ें फाइनली आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं अकॉर्डिंग टू हमारे आवर लीगल प्रोसेस या अकॉर्डिंग टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन थी। बाकी और भी ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फिलहाल मैं उन सभी महिलाओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जो देश की सेवा में अपना सर्वोच्च यहाँ पर कर्तव्य निभा रही हैं। और सीरियसली ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात है कि जब हम महिलाओं को इतने ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क में देखते हैं, और महिलाएं किसी से कम नहीं हैं। और आने वाली उन सभी महिलाओं को बधाई देना चाहता हूं कि अब आपके लिए भी परमानेंट कमीशन के तौर पर यहाँ पर रास्ते ओपन हो चुके हैं। अब आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हम केवल 10 साल 14 साल नौकरी करेंगे। आप ये सोचिए कि आप कितना लंबा आगे चल सकते हैं, आप कितना ज़्यादा बेहतर सर्व कर सकते हैं देश को। आपकी ज़रूरत है तो आप जितना बेहतर कर सकते हैं, आपको मौका मिल रहा है, प्लीज़ इस मौके का फ़ायदा उठाइए। तो फिलहाल मुझको दीजिए विदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।